A very warm welcome to ICT Virtual Classroom देहरादून. My name is समता. और बच्चों क्लास 9th में आपका साइंस का सब्जेक्ट ये लेक्चर में है. आपका पढ़ रहे हैं आप लोग टिश्यू चैप्टर, ऊतक के बारे में हम जान रहे हैं. तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर को हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. बच्चों जैसा कि आप सभी को टिश्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो टिश्यू के चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने विभाज्योतक ऊतक के बारे में यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था कि किस तरह से आप एक सिंपल सी एक्टिविटी के द्वारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंट को, विभाज्योतक ऊतक की उपस्थिति को समझ सकते हैं. किस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में विभाजन होता रहता है और वो वृद्धि का कारण होता है. ठीक है, इस तरह से मैंने एक एक्टिविटी आपको बताई थी जिससे बहुत इजीली आप विभाज्योतक ऊतक की उपस्थिति को यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस को समझ सकते हैं. ठीक है, ये वाला आशा करती हूँ एक्टिविटी आपने स्टार्ट कर दी होगी. इस एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था कि लगभग आप 10 दिनों तक यदि ऑब्जर्व करेंगे तो इस एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे. इसमें 2 जार या ग्लास के कांच के 2 ग्लास ले लेंगे जिसमें आप प्याज को उल्टा करके पानी भर के उसको रखेंगे और उसकी वृद्धि को ऑब्जर्व करेंगे. उनकी रूट्स जो हैं उसकी मूल को ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी ग्रोथ होती है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर लास्ट के सिरे के 1 सेंटीमीटर को कट करने के बाद दूसरी प्याज की वृद्धि को देखेंगे और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से जिसमें कट कर दिए गए टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं तो वहां से कट कर देने के बाद उसमें ग्रोथ नहीं हुई. ये ऑब्जर्वेशन आप यदि घर में करेंगे तो आपको अच्छी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस के बारे में पता लग जाएगा. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं. एक तो टिप्स पे जो प्रेजेंट होते हैं, दूसरा गांठों के बीच में इंटरकैलरी प्रेजेंट होते हैं और तीसरा साइड बाय साइड यानी लैटरली ये प्रेजेंट होते हैं. एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर पाए जाते हैं? टिप्स ऑफ स्टेम्स पे प्रेजेंट होते हैं. रूट्स की टिप्स पे और ब्रांचेस की टिप्स पे ही ये प्रेजेंट होते हैं. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्सियल ग्रोथ के लिए. ये प्लांट की एक्सियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन से? एपिकल मेरिस्टेम्स. ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे अब रूट की बात करी गई तो रूट के एकदम नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में ये प्रेजेंट है. रूट का जब थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाया गया तो एकदम यहाँ पे रूट कैप के जस्ट पहले जो टिश्यूज होते हैं, रूट की एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद जहां पे एक्सिलरी बड से कक्षस्थ कलिकाएं थी वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं. और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे एपिकल बड को जब बड़ा करके दिखाया गया, एपिकल बड को बड़ा करके दिखाया गया तो वहां पे दिखाई पड़ा कि इसमें भी शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है बड्स में? शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है ना. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में आपको बताया गया कि एक तो एपिकल मेरिस्टेम होता है, दूसरा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है. वो 2 गांठों के बीच में जो जगह होती है उसमें प्रेजेंट होता है. जो ऊंचाई, जहां से ऊंचाई बढ़ती है, जोन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है. वहां पे क्या होती है? विभाजन बहुत तेजी से होता है सेल्स के बीच में. और मैंने आपको बताया था कि जो गांठें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नोड्स कहलाती हैं. और 2 नोड्स के बीच की जो जगह है वो इंटरनोड्स कहलाती है. क्या कहलाती है? पर्व और पर्व संधियां कहलाते हैं. ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेटरल साइड ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. और रेडियल ग्रोथ के लिए ये उत्तरदायी होते हैं. पौधे की रेडियल ग्रोथ के लिए ये उत्तरदायी होते हैं. तो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाता है? आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं. लेटरल का मतलब है कि साइड्स पे ये प्रेजेंट होती हैं लेटरल मेरिस्टेम्स. ठीक है, अब हमने बात करी थी 2 क्वेश्चंस के बारे में कि व्हाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स. यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में रसधानियां नहीं होती हैं या बहुत छोटी होती हैं. उसका क्या कारण है? तो उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि जो वैक्यूल्स का वर्क होता है, वैक्यूल्स का जो काम होता है वो वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करने का काम होता है.
चूंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जो विभाज्योतक कोशिकाएं होती हैं, मिलकर के टिश्यूज बनाती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, वो विभाजित होती रहती हैं निरंतर, और वो यंग सेल्स होती हैं, तो उनमें जो है वेस्ट मटेरियल कुछ नहीं होता स्टोर करने के लिए, इसीलिए उनके पास जिस चीज की आवश्यकता नहीं है प्रकृति वो चीज नहीं प्रदान करती। तो जब आवश्यकता ही नहीं तो वहां पे वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जैसे हमें उड़ने की आवश्यकता नहीं तो हमारे पास पंख नहीं है ना। इसी तरह से why are meristematic cells referred to as undifferentiated cells, इसके बारे में भी आपने जान लिया था। हमने जाना कि जो प्लांट्स में टिश्यूज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे प्रकार के टिश्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो जो फ्लावर्स हैं, स्टेम्स हैं एंड रूट्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज और सेल्स। क्या जो फूल हैं, जो तने हैं और जो जड़ें हैं, क्या ये सबके सब एक जैसी टिश्यूज से बने हुए होते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं। जब अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम हैं तो अलग अलग टाइप के टिश्यूज से ये बने हुए होते हैं। बच्चों तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 प्रकार के होते हैं, उनमें आपको मार्जिन देना है और तीनों के ऐसे अलग अलग नाम लिखने हैं। पॉइंट्स आपको ऐसे याद करने हैं। देखो आप जब साइंस सब्जेक्ट में बायो पढ़ रहे हो तो आपको उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ आपको याद तो रट लेंगे आप, तो रटने में क्या प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए आपने कोई लाइन रट ली, उसमें कोई एक शब्द अगर आप भूल गए तो आप पूरी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए उस चीज को, ताकि आप उसको अपने शब्दों में अपनी कॉपी पर उतार सकें। नाउ यू आर बिग, अब आप बड़े हो चुके हैं, क्लास 9th में हैं, तो आपको अपने शब्दों में अपने आंसर को ढाल करके लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगले साल आपको क्या करना है, बोर्ड का एग्जाम देना है। 10th क्लास में आप पहुंच जाएंगे अगले साल, तो आपको अपने मन में जो भी आंसर आ रहा है उसको ढाल करके कॉपी पे उतारने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि अलग अलग हर बच्चे की कॉपी का जो जवाब हो वो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। तो आप उसको क्या करें, समझें, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद अपने शब्दों में आप लिख लीजिए, है ना। तो पेरेन्काइमा लिखेंगे, मार्जिन दे करके बीच में हम कोलेनकाइमा लिखेंगे, और फिर मार्जिन देके हम उसको स्क्लेरेनकाइमा लिखेंगे, ताकि आपको वो याद करने में इजी हो जाए। पेरेन्काइमा में लिखेंगे, देखो 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं। एक तो वो किस चीज से, जो ये टिश्यूज हैं वो किस चीज से बने होते हैं, कंपोजिशन लिखना है उसका। दूसरा उनका शेप लिखना है, आकार लिखना है। खैर, तो ये हो गया कंपोजिशन, ये कंपोजिशन हो गया, ये हो गया उनका आकार, और ये हो गया कि उनकी सेल वॉल किस चीज की बनी है, और उसके बाद ये उनका फंक्शन हो गया। तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो पेरेन्काइमा में लिखेंगे कि इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स। कैसे बनी हुई होती हैं ये, जीवित पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी हुई टिश्यूज होती हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स। कौन सी, पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा में लिखेंगे कि इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स विद थिकनिंग्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। यानी कि ये जो टिश्यूज होते हैं कोलेनकाइमा, ये भी इस प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं जो जीवित होती हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, लेकिन उनके कॉर्नर्स पे, किनारों पे मोटाई होती है। अब स्क्लेरेनकाइमा में पॉइंट लिखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स विद यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। यानी कि पूरी सेल वॉल पे एक ही प्रकार की मोटाई पाई जाती है। तो तीनों अगर लाइन से आप देखें तो पेरेन्काइमा में लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, कोलेनकाइमा में लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं पर किनारे पर मोटी होती हैं, और स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो यूनिफॉर्म थिकनिंग्स यानी एक समान उन पर मोटाई होती है सेल वॉल के आसपास। ठीक है। शेप, अब हम बात करेंगे शेप की। 3 प्रकार के ऊतकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेरेन्काइमा,
इट्स सेल्स में बी ओवल, या तो अंडाकार हो सकती हैं आकार में, राउंड और पॉलीगोनल, तीनों शेप्स की ये हो सकती हैं। अब हम कोलेनकाइमा की बात करेंगे। तो कोलेनकाइमा कैसी होती है? इट हैज इलोंगेटेड सेल्स, यानी लंबाई लिए हुए होती हैं, बट दे अपीयर सर्कुलर, लेकिन वो दिखने में गोल दिखाई पड़ती हैं, ओवल और एंगुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। जब उसकी अनुदैर्ध्य काट ली जाती है, टीएस लिया जाता है, यानी कि उसको मोटाई में जब कट किया जाता है तो वो आपको गोल गोल दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जब उनको अगर उनका ट्रांसफर सेक्शन लेने के बजाय लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लिया जाएगा तब वो आपको लंबी दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि जब किसी भी लंबी चीज को भी अगर आप बीच से काट देते हैं तो वो आपका शेप जो है उसका गोल या ओवल या एंगुलर दिखाई पड़ेगा ट्रांसवर्स सेक्शन में। स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे तो इस पॉइंट में आप लिखेंगे इट हैज लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, ये लंबी और संकरी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीनों टाइप के टिश्यूज में सेल वॉल कैसी होती है। तो द पेरेन्काइमा में लिखेंगे द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज में जो सेल वॉल कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो सेल वॉल जो है उसकी बनी हुई होती है सेलुलोज की। ठीक है, अब कोलेनकाइमा में लिखेंगे कि सेलुलोज की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, सेलुलोज की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो कॉर्नर्स पे मोटाई थी, जब आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स विद थिकनिंग्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स, तो वो जो कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स पे थिकनिंग्स यानी मोटाई प्रेजेंट है वो किसकी होती है? सेलुलोज थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की। तो स्क्लेरेनकाइमा में अब मैंने आपको बताया था कि लिग्निन नाम का एक पदार्थ प्रेजेंट होता है, तो लिग्निन थिकनिंग्स आर प्रेजेंट। इसमें लिखेंगे कि लिग्निन की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं और उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। अब चौथा पॉइंट, तीनों के बारे में एक साथ याद करते चलेंगे ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पेरेन्काइमा में लिखेंगे इट फॉर्म्स द बेसिक पैकिंग टिश्यू, इट ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ये जो है बेसिक पैकिंग टिश्यू को बनाता है और वाटर को और मिनरल्स को यानी कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती हैं। कौन? पेरेन्काइमेटस टिश्यूज। ठीक है, कोलेनकाइमा में लिखेंगे इट अलाउज वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। कोलेनकाइमा जहां प्रेजेंट होती है वहां पे किसी भी पार्ट, जैसे पत्ती है, पत्ती हिलती डुलती है, मुड़ सकती है बिना टूटे हुए, तो वो जो इलास्टिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कोलेनकाइमा के प्रेजेंस के कारण ही होती है। तो इट अलाउज यानी कि कोलेनकाइमा अलाउज वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए वो मुड़ सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, और ये प्लांट्स को, किसी भी पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा में लिखेंगे कि इट मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, यानी किसी भी पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का काम, उसको कठोरता प्रदान करने का काम जो करती हैं वो कौन सी टिश्यूज करती हैं? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा उसको दृढ़ता प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के टिश्यूज हैं। इसमें अंतर बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप 4 पॉइंट्स में इस तरह से याद कर लेंगे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पहले तो इन तीनों पार्ट्स के नाम याद करेंगे, उसके बाद ये तीनों किस चीज के बने हुए हैं वो याद करेंगे, उनकी शेप्स को याद कर लेंगे, और उसके बाद सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है ये लिख लेंगे, और फिर उसका फंक्शन यानी कि उसका कार्य लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका आप डायग्राम भी बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये अगर आपने सबने नोट कर लिया बच्चों, ये सारा आप नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट इन योर नोटबुक्स। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस यानी कि सबसे बाहरी जो परत होती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। इन एनिमल्स यानी जंतुओं में
स्किन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। आप सबको पता है कि जंतुओं में यानी कि हम मनुष्यों में भी हमारे शरीर पे क्या प्रेजेंट होती है, सबसे बाहरी चीज क्या होती है, स्किन, त्वचा प्रेजेंट होती है। ये क्यों होती है? सारे जंतुओं में भी होती है, मनुष्यों में भी होती है। इट इंसुलेट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी बाहर की जो मौसम है, जो बाहर की एनवायरमेंट है, उससे सुरक्षा देने का काम। और बाहर अगर बहुत ज्यादा ठंडक है तो उससे आंतरिक अंगों की रक्षा करने के लिए, या बहुत ज्यादा गर्मी है तो उससे भी आंतरिक अंगों की रक्षा करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है हमारे शरीर पे, स्किन प्रेजेंट होती है। हमारे शरीर पे या किसी भी जंतु के शरीर पे क्या प्रेजेंट होती है, त्वचा प्रेजेंट होती है। तो जैसे हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में स्किन प्रेजेंट होती है, त्वचा प्रेजेंट होती है, अन्य जंतुओं के शरीर में भी बाहरी त्वचा प्रेजेंट होती है, उसी तरह से आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि आपके जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको भी एनवायरनमेंट की विपरीत परिस्थितियों से रक्षा करने के लिए कुछ परत उनके शरीर पर भी होनी चाहिए। वो क्या होती है? क्या आपको पता है कि पौधों पे भी एपिडर्मिस की एक परत होती है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट? डू प्लांट्स आल्सो हैव स्किन? क्या पौधों में भी त्वचा पाई जाती है जैसे कि किसी इंसान में या जंतु में पाई जाती है? तो क्या पौधों में भी त्वचा पाई जाती है? तो एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस इज द प्लांट टिश्यू, एक पौधों में पाए जाने वाला पादप ऊतक है, प्लांट टिश्यू है, दैट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट एंड कवर्स द होल प्लांट बॉडी। और वो एपिडर्मिस सबसे बाहर, जो सबसे बाहर परत प्रेजेंट होती है किसी भी पौधे के ऊपर, वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। आपके सामने स्क्रीन पे एक प्याज के अनियन पील का डायग्राम दिखाया गया है, उसमें एपिडर्मिस का डायग्राम दिखाया गया है। जो आप 9th में है तो 9th में या 10th में इसका आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाया जाएगा। माइक्रोस्कोप के नीचे जब प्याज के छिलके की आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इस तरीके की आपको ग्रुप्ड कोशिकाएं दिखाई पड़ेंगी जो टिश्यू के रूप में आ गई हैं। इनमें क्या है कि अलग अलग कोशिकाएं जो कक्षों के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, उसमें भरा हुआ साइटोप्लाज्म और उसके अंदर बिंदु के रूप में आपको न्यूक्लियस भी, केंद्रक भी प्रेजेंट है, वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये एक एपिडर्मिस का डायग्राम है। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या हुआ? जो सबसे बाहर वाली परत है किसी भी पौधे में, वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। सबसे बाहर वाली जो परत है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। जो आप देख रहे हैं तो कोशिकाओं की सबसे बाह्य परत, जो सबसे बाहर वाली परत है वो क्या है? एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस ज्यादातर हर कोशिकाओं के बाहर एक परत की बनी हुई होती है, यानी कि एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। कहीं कहीं जहां पे पानी की कमी होती है, शुष्क स्थानों पर जो मिलने वाले पौधे हैं, उनमें एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि उन प्लांट्स को पानी वेस्ट नहीं करना होता, वहां पे पानी की कमी होती है तो उनको पानी को बचा के रखना होता है। तो जल के क्षय से बचाव के लिए वो इम्पॉर्टेंट है एपिडर्मिस का मोटा होना। तो पौधे की पूरी सतह यानी कि पूरी होल प्लांट बॉडी जो है वो किससे ढकी हुई होती है? एपिडर्मिस से ढकी हुई होती है। ये पौधे के सभी भागों की रक्षा करने का काम, प्रोटेक्शन का काम करती है ना। एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं वो पौधों की जो सबसे बाहरी परत होती है उस पर एक मोम जैसी परत बना देती है, जिसको क्या, जैसे वाटरप्रूफ एक लेयर बना देती है, जल प्रतिरोधी परत बना देती है। और ये फिर इससे जो पौधे के अंदर मौजूद पानी है वो वेस्ट नहीं होता या किसी बाहरी परजीवी पैरासाइट की एंट्रेंस को रोकता है। तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसी लेयर बनाती है जिससे बाहरी चीजों से उसकी सुरक्षा हो सके, अंदरूनी पार्ट्स की, अंदरूनी भागों की। और एपिडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं, जो एपिडर्मिस लेयर होती है, वो उनका काम क्या है? उनका उत्तरदायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रक्षा करने का है। जैसे आप घर में रहते हैं, अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें, उदाहरण के तौर पे, तो जैसे
हम लोगों की रक्षा बाहरी मौसम से कौन करता है? हमारा घर, हमारे घर की दीवारें जो है वो हमारी रक्षा करती हैं। उसी प्रकार से हमारी जो त्वचा है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा करती हैं। उसी तरह से जो बाहरी परत एपिडर्मिस प्लांट में प्रेजेंट होती है वो प्लांट से, उसके बाहरी एनवायरनमेंट से उसकी रक्षा करने का काम करती है, यानी कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोटेक्शन देने का काम है। एपिडर्मल सेल्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? प्रोटेक्शन करने का है। इसलिए इनकी जो सेल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं होता है। वो एकदम आपस में बहुत ज्यादा डेंस चिपकी हुई होती हैं और आपस में कोई भी जगह नहीं बनाती हैं ऐसी कि जिससे कोई भी चीज बाहरी अंदर एंटर कर जाए। तो अंतर कोशिकीय स्थान, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस इसमें क्या होता है? बिल्कुल नाव के बराबर होता है। ये कैसी होती है? शेप में चपटी होती हैं। जो एपिडर्मिस होती है ये शेप में कैसी होती है? चपटी होती है। और इनकी जो बाहर वाली परत है वो अंदर वाली परत से मोटी होती है, यानी बाहरी परत जो है वो थोड़ा मोटी होगी, अंदरूनी परत उतनी मोटी नहीं होगी। जैसे आपको पता है कि आपकी त्वचा में भी बहुत सारी परतें हैं, लेकिन जो सबसे मोटी परत है वो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है ना। किसी जंतु के बारे में भी बात करें तो जो उनकी बाह्य त्वचा होती है, जो खाल जिसको कहते हैं त्वचा, वो सबसे ज्यादा मोटी होती है। इंटरनल लेयर्स उतनी मोटी नहीं होती हैं। तो पत्ती की एपिडर्मिस में आप अगर किसी पत्ती को, आप आज घर जाएंगे तो किसी पत्ती को तोड़ करके जब उसको ऑब्जर्व करेंगे, बिना तोड़े भी पौधे में आप उसको लगे लगे ही ऑब्जर्व करके देखेंगे तो उसमें आपको बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक छेद, बहुत छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये पर्णरंध्र, या इन्हीं को आप स्टोमेटा कहते हैं, है ना। स्टोमेटा जो होती है उसमें बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं, स्टोमेटा। और उससे क्या होती हैं? ये भी रक्षी कोशिकाएं, इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। इसमें दो किडनी शेप की, या आप कह लें जैसे राजमा होता है, राजमा का जो आकार है, राजमा के आकार की दो सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं जिनको गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे किसी भी गेट पे जो गार्ड बैठाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उसी तरह से ये गार्ड सेल्स पत्तियों में प्रेजेंट होती हैं पत्तियों की सुरक्षा के लिए, ताकि जो वो चाहें वही चीज एंटर करे और हर चीज एंटर ना करे। यानी उनकी जिसको जरूरत है वो एंटर करेगा और जो इसकी जरूरत नहीं है वो एंटर नहीं करेगा। तो गार्ड सेल्स के थ्रू जो कोशिकाएं हैं वो वायुमंडल से, एनवायरनमेंट से गैसों का आदान प्रदान, क्योंकि एपिडर्मिस से घिरी हुई हैं तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए उनको कोई रास्ता चाहिए। तो वो रास्ता आपको गार्ड सेल्स खुलती हैं और बंद होती हैं। स्टोमेटा जो हैं वो गार्ड सेल्स के थ्रू खुलते हैं और बंद होते हैं, तो वो उनको रास्ता देते हैं। जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, वाष्प के रूप में जो पानी का निकलना होता है, ये भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब जड़ों की जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो पानी को सोखने का काम करती हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो अलग अलग काम को करने के लिए बनी हुई होती हैं। जैसे जड़ों में बहुत छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जड़ों में बहुत छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो उसकी सोखने की क्षमता को, पानी की सोखने की क्षमता को वो बढ़ा देते हैं। जैसे आपकी आंतों में अंदर की तरफ विली प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से रूट्स में बाहर की तरफ रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? पानी को सोखने की क्षमता जो है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप अनियन पील का डायग्राम बनाना सीखेंगे, साइटोप्लाज्म लिखेंगे और उसमें लेवलिंग करना भी सीखेंगे। छोटे छोटे बिंदुओं को आप केंद्रक या न्यूक्लियस का नाम देंगे। ठीक है। क्या आप सबको पता है कि एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो अ सिंपल परमानेंट टिश्यू? जो एपिडर्मिस है पौधे में जो प्रेजेंट है, ये भी क्या है? एक सरल स्थायी ऊतक है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब प्लांट एपिडर्मिस की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और फंक्शंस, उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में आप जानेंगे। तो पहले फीचर्स जानेंगे। पॉइंट नंबर 1 है द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ सिंगल कंटिन्यूअस लेयर विद एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। उसमें किसी भी प्रकार का सेल्स में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इस सिंगल कंटिन्यूअस लेयर
होती है epidermal tissues की. Epidermal tissues are present on the entire surface. Epidermal tissues are present on the entire surface of a plant as an outer covering to protect all the parts of the plant. यानी कि जो epidermal tissues होते हैं, जो epidermal ऊतक होते हैं, वो पूरी प्लांट बॉडी के बाहरी सरफेस पे, एंटायर सरफेस पे जो आउटर कवरिंग देते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से उसकी रक्षा करने का काम करते हैं, उसके प्रोटेक्शन का काम करते हैं. शेप में ये कैसे होते हैं? द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर रिलेटिवली फ्लैट. ये आकार में कैसे होते हैं? चपटे होते हैं. देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर ऑफन थिकर देन द इनर वॉल्स. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बाहरी परत होती है वो मोटी होती है, साइड वॉल्स मोटी होती हैं, आर ऑफन थिकर. क्यों? बाहरी वाली थोड़ा सा मोटी होती है अंदरूनी की तुलना में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी त्वचा में बहुत सारी परतें हैं, तो जो सबसे बाहरी परत होगी वो थोड़ा सा मोटी होगी. इसका फंक्शन क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? द एपिडर्मल टिश्यूज प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई. बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने सरल स्थायी ऊतक के बारे में जाना, उसके तीनों भागों के बारे में जाना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर जाना, उसको किस तरह से 4 पॉइंट्स में सेग्रीगेट करके आपको लिखना है, लिखने का तरीका आपने जाना, और आपने एपिडर्मिस के बारे में, बाह्य त्वचा के बारे में जाना जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है. आज की क्लास में इतना ही. मन लगा करके पढ़ते रहिए. आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.